हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 13 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में रचिंद्र रविंद्र को चुना गया। यह किस देश से संबंधित है? तो रचिंद्र रविंद्र की बात करें फ्रेंड्स तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें हाल ही में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के लिए चुना गया। काफी सुर्खियों में है क्योंकि काफी अच्छे इन्होंने रन बनाए हैं 2023 के इस वर्ल्ड कप में। तो रचिंद्र रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं फ्रेंड्स। अक्टूबर मंथ के लिए इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। अब यहाँ पर देखिए फीमेल की बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये हेले मैथ्यूज है जो कि वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है। तो हेली मैथ्यूज को अक्टूबर मंथ के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया आईसीसी के द्वारा और मेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर मंथ के लिए रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। दोनों को ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अक्टूबर मंथ की बात कर ली। अब अगर हम सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये देखिए मेल दिया गया शुभमन गिल को, ये भारत के क्रिकेट खिलाड़ी है और फीमेल का जो खिताब है सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ये चमारी अट्टापट्टू को दिया गया जो कि श्रीलंका की महिला खिलाड़ी है। तो दोनों को ही याद रखिएगा। सितंबर मंथ भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और अक्टूबर मंथ के लिए रचिंद्र रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा चुना गया है जो कि न्यूजीलैंड के पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो देखिए पहले तो यहाँ पर यह जान लीजिए कि ग्रैमी अवार्ड जो है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में भारत के एविडेंस इन मिलेट्स को नामांकित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। यह गाने की टैगलाइन है, उसके बोल हैं एविडेंस इन मिलेट्स के नाम से। गाना किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए ये जो गीत है फ्रेंड्स ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा लिखा गया है। और इस तरह से ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में देखिए यह पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह दी गई। अब बात आती है कि यह सॉन्ग किससे रिलेट करता है। तो देखिए एविडेंस इन मिलेट्स ये जो गाना है फ्रेंड्स ये मिलेट्स फूड मतलब मोटा अनाज जो है उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है और इसकी इंपॉर्टेंस पर ही लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम मिलेट्स की बात करें फ्रेंड्स तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया। अब यहाँ पर हम ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। शुरुआत 1959 में की गई थी सबसे पहली बार। भारत में सबसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को 1968 में दिया गया था और फर्स्ट लेडी जिसे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये तन्वी शाह है जिन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आगे आ जाइए। चर्चा में रही संसद की एथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए हाल ही में एथिक्स कमेटी काफी सुर्खियों में रही थी फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोइत्रा। इनके एथिक्स की जांच के लिए, संसदीय व्यवहार की जांच के लिए हाल ही में एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था। अब देखिए इनके संदर्भ में पहले कथन देख लेते हैं और फिर समझेंगे कि कौन से सही है। तो पहला देखिए लोकसभा एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में एथिक्स कमेटी एक परमानेंट कमेटी होती है जबकि लोकसभा में ये एडहॉक कमेटी होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है एथिक्स कमेटी के संदर्भ में, इसीलिए आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब आ जाइए एथिक्स कमेटी के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, इनके सदाचार को लेकर, व्यवहार को लेकर हाल ही में देखिए विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी है। अब यहाँ पर देखिए एथिक्स कमेटी का काम क्या है, तो जो संसद के मेंबर हैं उनके सदाचार व्यवहार की निगरानी करना, उनके जो अनैतिक वर्क हैं उनकी जांच करना और जांच से संबंधित सभी रिपोर्ट चेयरमैन को सौंपना, ये एथिक्स कमेटी का मुख्य कार्य होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में जो एथिक्स कमेटी होती है वो स्थायी समिति होती है, जबकि लोकसभा में जो एथिक्स कमेटी का गठन किया जाता है वो एडहॉक कमेटी होती है। राज्यसभा में ये परमानेंट कमेटी है। सबसे पहली बार राज्यसभा में 1997 में एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था और इसी साल में 30 मई 1997 में स्थायी समिति का इससे दर्जा दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी होती है उसमें 10 मेंबर होते हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी एडहॉक कमेटी होती है, जिसका सबसे पहली बार लोकसभा में गठन सन 2000 में किया गया था। अब देखिए लोकसभा में एथिक्स कमेटी में टोटल 15 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं और मेंबर्स को अपॉइंट लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है और एथिक्स कमेटी के सभी मेंबर्स को लोकसभा स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये अपनी रिपोर्ट भी लोकसभा स्पीकर को ही सौंपते हैं। तो ये एथिक्स कमेटी है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अलग अलग तरीके से इनका गठन किया जाता है। हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का क्या नाम है? तो देखिए वर्ल्ड में चिकनगुनिया के पहले टीके को, वैक्सीन को मंजूरी दी गई, जिसे वैक्सीन इचिक नाम दिया गया। आंसर डी हो जाएगा। देखिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिकनगुनिया के पहले टीके इचिक को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। अमेरिका ने इस वैक्सीन को विकसित किया है, जो कि देखिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को चिकनगुनिया के केस में लगाया जाने वाला टीका या वैक्सीन है। यह टीका अमेरिका में वेलनेवा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। अब चिकनगुनिया की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इस बीमारी के लिए देखिए वैक्सीन इचिक को डेवलप किया गया है। यह जो बीमारी है फ्रेंड्स, ये वायरल बीमारी है, वायरल डिसीज है, जो कि संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। सामान्य परिस्थितियों में जो पेशेंट होते हैं जिनमें डिसीज होती है, उनके जोड़ दर्द करते हैं, उन्हें काफी थकान आती है। तो इस तरह से चिकनगुनिया काफी समय तक अपना असर किसी भी ह्यूमन बॉडी पर रखता है, मच्छरों के काटने से स्पेशली फैलता है। नॉर्मली देखिए इजिप्टी और एंडीज एल्बोपिक्स मच्छरों के काटने से चिकनगुनिया रोग फैलता है। तो चिकनगुनिया के इलाज के लिए एक सिंगल शॉट वैक्सीन विकसित की गई है अमेरिका के द्वारा, जिसे इचिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में देखिए नेशनल एजुकेशन डे के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब इस डे को एक्चुअल में मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में मनाया जाता है फ्रेंड्स, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। एम्बार्किंग इनोवेशन 2023 में नेशनल एजुकेशन डे की थीम है। यहाँ पर देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इसके अलावा ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। समाज में इनके योगदान के कारण 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। समाचार पत्रों की बात करें तो अल हिलाल और अल ब्लॉग इनके दो इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं। इनमें अल हिलाल को याद रखिए, काफी पूछा जाता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र है, जो कि आजादी के समय प्रकाशित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल एजुकेशन डे की बात करें तो ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञान नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो देखिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023 को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की। आंसर ए हो जाएगा। भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को सक्षम बनाने, सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाल ही में डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023 को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति किसने दी? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा स्वीकृति दी गई। भारत में सरकार की डिजिटल पहुंच का विस्तार करना,
नागरिकों तक सूचना पहुंचाने वाला जितना भी तंत्र है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन्हें विकसित करना, उन्हें सुधारना और देश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना इस डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हाल ही में 2023 में मंजूरी दी गई है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो देखिए, काफी शॉकिंग न्यूज है फ्रेंड्स, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी जानते हैं आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। आंसर ए हो जाएगा। अब कारण क्या है? तो देखिए, श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में 2023 में काफी खराब प्रदर्शन किया। इसके कारण श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, उसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया है अपने यहाँ पर, अपने देश में। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्योंकि ये स्टेप उठाया, तो इसके बाद आईसीसी ने भी श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। वैसे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सस्पेंड हुआ है किसी देश का क्रिकेट बोर्ड। इसके पहले 2019 में जी बॉम्बे क्रिकेट बोर्ड को वहां के सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। और अब 2023 में श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी ने हाल ही में सस्पेंड किया है। अब आईसीसी की यहाँ पर हमें बात करना चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया गया? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास बोंगो सागर है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि यह भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। तो आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2023 का आयोजन भी भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किया गया। 2023 में देखिए, ये बोंगो सागर का चौथा संस्करण है, जिसका आयोजन हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसके अलावा 5th कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे कॉर्पेट के नाम से जाना जाता है, इस युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में ही किया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 युद्धाभ्यास मिल जाते हैं। कॉर्पेट, इसका आयोजन भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है, और 4th बोंगो सागर 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य में हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसके अलावा एक और युद्धाभ्यास आपको याद रखना चाहिए, जिसका नाम है संप्रीति। इसका आयोजन भी भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किया जाता है। तो 3 युद्धाभ्यास यहाँ पर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य के। याद रखिएगा, उद्देश्य सेम है, दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना, जो सैन्य क्षमता है उसे साझा करना, समुद्री रक्षा में सहयोग करना, इन युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आइए, हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप मतलब CFE से बाहर हो गया है? तो देखिए, ये एक ट्रीटी है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो देश हैं जो कि ट्रीटी में शामिल है, वो इस बात पर सहमत होते हैं कि भैया हम हथियारों को सीमित करेंगे, किसी प्रकार के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में ये जो ट्रीटी है, इससे बाहर हो गया है यूरोप का देश रूस। आंसर बी हो जाएगा। कारण क्या है? तो नाटो देखिए अपनी शक्ति का निरंतर विस्तार कर रहा है। अब ऐसे केस में रूस औपचारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप से हट गया है। इस ट्रीटी का उद्देश्य पारंपरिक हथियारों को सीमित करना था, शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकतें बनने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेजी से हमले में किया जा सकता था। अब क्योंकि देखिए नाटो अपना विस्तार कर रहा है निरंतर, इसीलिए रशिया ने भी अपने को थोड़ा डिफेंसिव खेला और वो इस ट्रीटी से बाहर हो गया। यह ट्रीटी 1990 में हुई थी। मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो और तत्कालीन वार्सा संधि के जो देश थे, उनके मध्य में यह संधि 1990 में हुई थी। तो हाल ही में यूरोप का देश रशिया इस ट्रीटी से बाहर हो गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो शीत तेल उत्पादन सेवा का मतलब कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन सर्विस है फ्रेंड्स, जिसे देखिए गुजरात राज्य में खोला जाने वाला है। आंसर भी हो जाएगा। कौन सी कंपनी खोलेगी? तो ये भारत बॉटेनिक्स के द्वारा खोला जाएगा। भारत बॉटेनिक्स के द्वारा गुजरात में भारत की सबसे बड़ी कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन सर्विस की सुविधा स्थापित की जाएगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन सर्विस को गुजरात राज्य में स्थापित करने वाला है।
अब यहाँ पर देखिए कोल्ड ऑयल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग प्लांट से मिलता है और एग्रीकल्चर का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। सामान्यतः ऑर्गेनिक खेती में, फार्मिंग में और पेस्ट कंट्रोल में कोल्ड ऑयल का उपयोग किया जाता है। इंडिया की कंपनी भारत बोटेनिक्स भारत के सबसे बड़े कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन सर्विस प्लांट को भारत के गुजरात राज्य में स्थापित करने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 13 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। हम भारत में 2023 में या वर्ल्ड में 2023 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं उन्हें एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया। मिस दीवा यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का खिताब श्वेता शारदा को दिया गया, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से डॉक्टर सुरिंदर सहगल को सम्मानित किया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को दिया गया। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया और फेमिना मिस इंडिया 2023 से नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया गया, जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड से फ्रेंड्स 2023 के, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर तीरंदाजी से संबंधित है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 को WHO के द्वारा जारी किया गया। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया जाएगा। पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्ली कावा इजेन क्रेटर झील इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। अर्थशॉट पुरस्कार 2023 भारतीय इनोवेटिव कंपनी S4S टेक्नोलॉजी को दिया गया। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन, जिन्हें इट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, असम राज्य में स्थित है। दुनिया के पहले AI रोबोट CEO को मिका नाम दिया गया। इसके बाद आइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध एक्स से है। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। और लास्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में 2090 धान की नई किस्म को डेवलप किया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। किस एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।